रहली विधानसभा के लोग आपसे बड़े नाराज हैं। रहली से भी राजनेता दीपू भैया को समाज सेवा के नाम पे, जननायक के नाम पे सब जानते हैं, लेकिन कॉलेज के समय दीपू भैया कैसे थे, इसके बारे में कुछ आप। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा हुआ था, तो यूनिवर्सिटी में और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उस समय इलेक्शन हुआ करते थे कॉलेजेस के प्रेसिडेंट के, उनमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सारे हैं हम एग्ज़ाम्स में कई बार बैकलॉग भी लगा, तो उसके लिए भी हम लोगों ने जतन किए, प्रोफेसर्स को भी साधा, कभी कभी इस प्रकार के आए कि कभी कभी तकरार भी बड़ी यूनिवर्सिटी। अनुभव तो सारे ही हो चुके हैं बड़े नेता के, चाहे वो आपको जेल जाना हो या आंसू गैस के हमले हो, तो कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी में है दीपू भैया, ऐसे कर सकते हैं वो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं। जी। चाहता हूं कि ये तो राजनीतिक कंटेंट हो गया, लेकिन मित्रों की कितनी अहम भूमिका रही आपके जीवन में। चाहता हूं कि मित्र होना जीवन में बहुत जरूरी है। रात में महबूब चाय पीने नहीं जाता। तो तेज तुम छोटे भाई हो और तुम्हारी उन्नति देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमारा जो तेज है, इसने बड़ी मेहनत के साथ हमारा यह चैनल बनाया है संवाद, और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर निश्चित रूप से आप इन्हें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के माध्यम से इन्हें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मेरी तेज के लिए और संवाद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संवाद विद तेज चौबे में। मैं एडवोकेट तेज प्रताप चौबे आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और उनका परिणाम आप सभी तक आ चुका है। आज मैं हूं मेरी विधानसभा रहली में। जी हां, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में से सागर जिले के अंतर्गत आती है रहली विधानसभा। वही रहली विधानसभा जिसे भारतीय जनता पार्टी का अवैध दुर्ग के नाम से जाना जाता है और जानी जाती है यहाँ के गद्दावर नेता पंडित श्री गोपाल भार्गव जी के लिए। किंतु एक और नाम जो इस रहली विधानसभा क्षेत्र से सदैव चर्चाओं में रहता है, पंडित श्री अभिषेक भार्गव जी। जी हाँ, वही अभिषेक भार्गव जो राजनेता के नाम से कम और समाज सेवी के नाम से ज्यादा मशहूर हैं। चाहे वह बात हो कोविड केयर सेंटर की या फिर वह बात हो निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं की। इस छवि के इतर एक और छवि जो उन्हें एज अ यूथ आइकॉन के तौर पर प्रोजेक्ट करती है, युवाओं के बीच उन्हें प्रभावित करती है, युवाओं को उनकी ओर प्रभावित करती है, और एक ऐसी छवि जो युवाओं में उन्हें लोकप्रिय बनाती है, वह है युवाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कॉम्पिटिटिव कोचिंग क्लासेस की, या फिर वह बात हो फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर की, या किसी भी प्रकार की गतिविधियां हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर वह जिम हो या स्पोर्ट्स हो। इस प्रकार की सभी प्रकार की सुविधाएं जब वह युवाओं को प्रदान करते हैं, वह भी निःशुल्क, तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता में चार चांद लग जाते हैं। चार पंक्तियों के माध्यम से आदरणीय अभिषेक भार्गव जी का संवाद विद तेज चौबे में आमंत्रित करना चाहता हूं कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचे हैं जो अपने पांव चलते हैं, कोई डुबा देते हैं नाम तक खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलते हैं। अभिषेक भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद विद तेज चौबे। बहुत बहुत धन्यवाद तेज भैया। सर्वप्रथम प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये राज क्या है 9 बार अभेद्य और 9 बार लगातार विजय होने का? देखिए, मैं तो 2003 से राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ। उसके पूर्व मेरे पिताजी 4 चुनाव और लड़ चुके थे। जैसा कि मैंने 2003 से लेकर 2023 के बीच में 3 का, 8 का, 13 का, 18 का और वर्तमान में 2023 का 5वां चुनाव अपने सामने देखा, और फिर लगभग 2 या 3 चुनाव से मैं इस चुनाव में एक प्रकार से जो कि प्रबंधन का हिस्सा रहा हूँ। प्रबंधन की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि लगातार 5 साल भैया गोपाल भार्गव का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, जो काम करने की नीति है, जो उनकी नीयत है, लोगों से मिलने की, जुलने की, उनका काम करने की, हर हाल में व्यक्ति के काम करवाने की, क्षेत्र में विकास करने की, जनसेवा के नए नए तरीके ढूंढने की। देखिए, जनसेवा तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जनसेवा में जब नवाचार होते हैं तो जो आम व्यक्ति है उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो जनसेवा में नवाचार भी हमारे यहाँ होता है और
बियॉन्ड द लिमिट जाकर, मतलब सीमाओं के परे जाकर लोगों की मदद करने की, क्षेत्र में विकास करने की जो भैया गोपाल भार्गव की इच्छा शक्ति है, वह भैया गोपाल भार्गव को अन्य नेताओं से, अन्य प्रकार के राजनेताओं से, अन्य प्रकार की राजनीति से अलग बनाती है। तो 9वीं बार की जो प्रचंड जीत भैया गोपाल भार्गव की हुई है, यह एक विश्वास की जीत है जो इन 40 सालों में भैया गोपाल भार्गव ने स्वयं को छोड़कर, स्वयं के परिवार को छोड़कर, स्वयं की इच्छाओं को छोड़कर, स्वयं की सुविधाओं को छोड़कर जो क्षेत्र का और क्षेत्रवासियों का ध्यान रखा है, इस स्वभाव के कारण, इस नीति के कारण क्षेत्रवासियों के मन में भैया गोपाल भार्गव के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ, ये प्रचंड जीत उस विश्वास की है। तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह की राजनीति, हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, विरोधी लोग हैं, वह हर बार इस प्रकार की राजनीति करते हैं। कभी जातियों के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं, कभी क्षेत्र के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं। तरह तरह के आरोप भी भैया गोपाल भार्गव के ऊपर, गुंडागर्दी, दबंगई, तानाशाही इत्यादि के आरोप लगाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें, जनता इन सारी चीज़ों को नकार देती है और इसका सबसे बड़ा कारण, इन सारे आरोपों को नकारने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो केवल एकमात्र यही कारण है कि जनता भैया गोपाल भार्गव पर विश्वास करती है और यह 9वीं जीत भैया गोपाल भार्गव के विश्वास की है। जी हाँ, यह तो सब जानते हैं कि मतों के आंकड़े बता रहे हैं कि किस प्रकार का आशीर्वाद रैली विधानसभा क्षेत्र ने आदरणीय भार्गव जी के लिए दिया है। अब भैया आप तक चलते हैं और मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं कि इस बार जैसा कि हमने देखा कि भाभी भी काफ़ी सक्रिय रही चुनाव में, और इस बार जो वोटों का जो अंतर रहा वो भी काफ़ी बड़ा, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं भाभी की इसमें कितनी भूमिका रही और उसका कितना लाभ हमें मिला? निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा भूमिका रही है। मैं स्वयं भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कर रहा था और उनकी एक छुपी हुई जो प्रतिभा है, निश्चित रूप से वो पूर्व में कभी ऐसा अवसर नहीं लगा था कि पूर्व में कभी देखने को मिले। सहजता में, चूँकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, माननीय भार्गव जी प्रशासनिक कामों में भी व्यस्त रहते थे और मैं अपने राजनीतिक और संगठनात्मक कार्यों में व्यस्त रहता था, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा वैक्यूम पैदा हो रहा था कि लोग हमें आशा से बुलाते थे उनके सुख में, उनके दुख में शामिल होने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक कमी लग रही थी। तो हमने तय किया कि अगर परिवार में पत्नी के रूप में एक समझदार व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है, तो मैंने उनसे कहा कि आपको जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने सहर्ष उस बात को स्वीकार किया और फिर उन्होंने हमारे क्षेत्र के परिवारों में उठना बैठना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उठने बैठने के साथ सामाजिक कार्यों का हिस्सा भी बनने लगे, धार्मिक कार्यों का हिस्सा बनने लगे। फिर हम लोगों ने थोड़ा और जब देखा कि हाँ इतना पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है, तो निश्चित रूप से हमने फिर उन्हें महिलाओं को एंटरटेन करने के लिए, महिलाओं को प्रभावित करने के लिए, महिलाओं से एक प्रकार से कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए, क्योंकि पुरुष कितना भी प्रयास करें, एक जो वर्ग भेद होता है उसमें आप अपने आप को फिट नहीं कर सकते। महिलाएं कहीं ना कहीं अपनी बात करने में पुरुषों से हमेशा संकोच करती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हमें निकल कर सामने आई, अनुभव आया, तो उनके लिए क्षेत्र में भेजना शुरू किया ताकि महिलाओं की जो समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों का तो फोकस, हर व्यक्ति का फोकस जो पुरुष है उसका पुरुष वर्ग पर फोकस रहता है, महिलाएं कहीं ना कहीं इससे अछूती रह जाती हैं। जब माननीय शिवराज जी ने इतनी बड़ी योजना शुरू की, लाडली बहना योजना, तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि निश्चित रूप से कि एक जो वर्ग है इतने वर्षों से थोड़ा अछूता रह रहा था। काम सबके हो रहे थे लेकिन एक जो संवादहीनता होती है वो रहती है। तो उस संवादहीनता को ख़त्म करने के लिए मेरी पत्नी श्रीमती शिल्पी भार्गव, उनको हम लोगों ने गांव में शुरू, ये सहज शुरू हुआ, मतलब इसको कोई प्लान तरीके से नहीं, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ता गया। स्वयं महिलाओं के फ़ोन उनके पास आते थे कि आज आप हमारे गांव में आकर कार्यक्रम कीजिए, हम सारी महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं, आप गांव में आइए। तो धार्मिक आयोजनों से, भजनों के आयोजनों से शुरू हुआ। फिर जब ये सारे, आप ये मान के चलो कि लगभग रैली विधानसभा के सारे गाँव उन्होंने घूमे। हाँ, और एक बार नहीं, दो बार घूमे। पहली बार वो महिलाओं से प्रथम बार मिलने गई, महिलाओं ने भजनों के कार्यक्रम रखे, अपन जिसको गेट टुगेदर कहते हैं, तो पहली बार गांव की महिलाओं
को एक ऐसा स्थान, एक ऐसा समय, एक ऐसा मंच मिला जहाँ पर वो सभी लोग इकट्ठा होकर बातचीत कर सकती थी। तो उस कारण से फिर उन्होंने जब ये सारे कार्यक्रम हो चुके उसके बाद फिर जब राजनीतिक कार्यक्रम का समय आया तो उन्होंने ये फिर इन सारे कार्यक्रमों को राजनीतिक रूप से ढालने का काम हम लोगों ने किया और सक्रियता। हाँ, तो ये कोई प्लान्ड तरीका नहीं था, ये स्वतः जो जनता के बीच में से, खासतौर से महिला वर्ग के बीच में से निकल कर आई। उस कारण से मेरी पत्नी की जो सक्रियता है वो बढ़ी। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि मुझे इतना ही आशा नहीं थी, इतना मतलब विश्वास नहीं था कि इतने बेहतर तरीके से वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगी। और निश्चित रूप से कई लोगों ने मुझसे कहा कि भैया आप तो अच्छे भाषण देते ही हो, आपसे अच्छे भाषण भाभी देती हैं। तो ये भी मुझे सुनने को मिला। तो अच्छा भी लगता है कि अब जब एक राजनीतिक परिवार से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं और सेवा कार्यों में अगर आपके हाथ बढ़ते हैं, जनता की सेवा करने के लिए अगर आपके पास और भी लोग होते हैं, तो ये क्षेत्र की बेहतरी के लिए है। हम राजनीति में, हमारे परिवार में केवल एक व्यक्ति हैं जो पद पर हैं, बाकी हम सभी लोग बिना पद के रहकर क्षेत्र की जनता की सेवा करते हैं। वो तो हम सभी देखते हैं और ये समूचा रेहली विधानसभा जानती है। और ये कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण है कि इस प्रकार की सक्रियता नारी की होनी चाहिए। भैया अब ये तो बात हो गई पॉलिटिक्स की। अब मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव हो गए, अपन 9वीं बार जीत गए, आने वाले 5 साल में रेहली विधानसभा को ऐसी कौन सी सौगातें मिलने वाली है? देखिए, हमारे जो विकास के कार्य हैं वो तो लगातार चलते रहेंगे। जो आपने भी देखा होगा कि हम 2003 से 2023 आ गया, 20 वर्षों से लगभग कांग्रेस का एक जो 1.5 साल का ये पीरियड छोड़ दें, लगातार भैया गोपाल भार्गव मंत्री हैं। तो जिन जिन विभागों में हम लोग रहे हैं उन विभागों के जितने श्रेष्ठ कार्य हो सकते हैं वो सारे कार्य हमने अपने क्षेत्र में करने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम किया है, चाहे वह सड़कों की बात हो। सड़कें पहले हमारे यहाँ ऐसी थी कि कई कई गांव ऐसे थे जहां पर बरसात के 4 महीनों में लोगों का आवागमन टोटल प्रभावित होता था, वो अपने गांव में कैद होकर रह जाते थे। आज हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो बरसात के दिनों में लोगों का आवागमन तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय या जिला मुख्यालय तक ना हो। 24 घंटे 12 महीने आवागमन की सुविधा हम लोगों ने दी है लोगों को। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने पेयजल व्यवस्थाएं, स्कूल्स, कॉलेजेस, जो एक मूलभूत सुविधाएं हम अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर दे सकते थे वो सारी चीज़ें हमने देने का काम किया है। उसके साथ पूरे क्षेत्र का, हमारे शहरों का सौंदर्यीकरण हो। आप देख सकते हैं जो अलग अलग तरह की एमिनिटीज़ होती हैं बड़े शहरों में मिलती हैं, जिम्स हैं, आउटडोर स्टेडियम्स हैं, इंडोर स्टेडियम्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ये भी हम लोगों ने अपने क्षेत्र में देने का काम किया है। आगामी 5 वर्ष की जो हमारी सबसे बड़ी योजना है वो है इरिगेशन। हम चाहते हैं कि हमारा संपूर्ण रेहली विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक खेत, किसान की एक एक इंच भूमि सिंचित हो, उसके लिए हम पानी की पर्याप्त व्यवस्था कर सकें। इसके लिए हमारे यहाँ पूर्व में ही, पिछली सरकार में ही हम लोगों ने बड़े बांधों की योजना बना चुकी है, उनके टेंडर हो गए हैं, उनके काम शुरू हो चुके हैं। तो आने वाले समय में आप यह मानकर चलिएगा कि 80 से 90% भूमि हमारे यहाँ की सिंचित होगी किसानों की, बांधों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, इरिगेशन की जो हम लोग योजना लेकर आए हैं। दूसरी बड़ी जो हमारी योजना है वो है हमारे क्षेत्र में औद्योगिकरण का विकास, उद्योगों का विकास। हमने एक अपना औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने का काम शुरू कर दिया है। 150 एकड़ का हमारा औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, वहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप करने का काम शुरू कर दिया है। सड़कें हो रही हैं, नाली हो रही है, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। जो भी उद्योगी वहाँ पर उद्योगपति आकर अपना उद्योग लगाना चाहते हैं या छोटे उद्योग या मझोले उद्योग, उनके लिए हम लैंड वहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं। जो जो सुविधाएं किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर कर रहे हैं। इस पंचवर्षीय में हमारा सबसे बड़ा फोकस हमारे क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने से होगा, क्योंकि उद्योगों से लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की प्राप्ति होती है। हमारा प्रयास इस बार का यही है। और बाकी के जो अन्य विकास कार्य हैं, थोड़े थोड़े जो गांव देहातों में या शहरों में छोटे मोटे बचे हैं, वो भी हम सारे इस पंचवर्ष में कंप्लीट करेंगे। युवाओं को फोकस लेके भी कोई कार्य आने वाले हैं क्या? देखिए, युवाओं पर तो फोकस हमारा रहता ही है।
आपने जैसा कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में शुरू में कहा कि हम कॉम्पिटिटिव क्लासेस चलाते हैं, फिज़िकल एजुकेशन की क्लासेस हम बच्चों के लिए चलाते हैं, और भी जो भी विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए आवश्यक होता है, चाहे वो बाहर जाकर कोई कोचिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी हम लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं, अपनी ओर से उनको सहयोग देते हैं। ये सारी चीज़ें तो कंटिन्यूशन में रहेंगी। प्रमुख रूप से हमारा यही है कि अगर हम औद्योगिकरण का अपने यहाँ विस्तार कर लेते हैं, कोई उद्योग लाने में हम यहाँ पर सफल होते हैं, तो युवाओं के लिए इससे बड़ी सौगात दूसरी कोई हो नहीं सकती, क्योंकि रोजगार के माध्यम से, उन उद्योगों के माध्यम से जब उन्हें रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से उनका, उनके परिवार का आर्थिक उत्थान भी होगा, वो सबल भी बनेंगे। तो और साथ ही साथ हम नौकरियों में, जो सरकारी नौकरियों में जो बच्चे जाना चाहते हैं, उनके लिए हमारी जो ये योजनाएं हैं निःशुल्क कोचिंग क्लासेस की, इसको हम और कंटिन्यू करेंगे। इसको अब हम लगातार साल भर इसका एक पूरा सिस्टम बनाकर बच्चों को चलाएंगे। और साथ ही जो एक आपने सुपर 30 टाइप का एक कॉन्सेप्ट भी हम लेकर आ रहे हैं, उसमें हम निश्चित रूप से बच्चों का एक विशेष बैच बनाकर, जो एडवांस बच्चे होंगे उनके लिए भी हम और पॉलिश्ड करने का काम हम अपनी तरफ से करने वाले हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पहला वाला प्रश्न मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं ये प्रश्न पूछना चाहता था, रहली विधानसभा के लोग आपसे बड़े नाराज हैं। रहली विधानसभा क्षेत्र का व्यापारी वर्ग आपसे नाराज है कि दीपू भैया सब कुछ फ्री में ही अवेलेबल करवा देते हैं, कोचिंग हो, हॉस्टल हो, सारी चीजें हो, जिम हो, तो हम क्या करें? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनमें प्रतिभा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनके पास आर्थिक सक्षमता उनकी इतनी नहीं होती, तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किए हैं। अब किसी व्यक्ति का बीमारी में इलाज कराना, ये तो पुण्याई का काम है। कन्यादान कराना, ये पुण्याई का काम है। निःशुल्क एम्बुलेंस गवर्नमेंट्स भी उपलब्ध करा रही हैं, 108 एम्बुलेंस आप चलती हैं, लेकिन कई बार हमने देखा कि 108 चूँकि इतनी व्यस्त होती है कि जब अपन उनको फ़ोन लगाओ तो उनका कॉल सेंटर हमें बताता है कि 1 घंटा लगेगा आने में। 1 घंटा किसी गंभीर परिस्थिति में फंसे व्यक्ति के लिए बड़ा क्रूशियल समय हो सकता है, और अगर हमारी एम्बुलेंस तत्काल वहाँ पर पहुँच जाएगी तो निश्चित रूप से हम किसी न किसी के प्राण बचा सकते हैं। इसी धारणा को लेकर, इसी अनुभवों को लेकर हम लोगों ने अपने यहाँ 5 एम्बुलेंस चलाने का निजी रूप से काम किया। और चूँकि हमारे यहाँ भी तहसील मुख्यालयों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ है कि गंभीर रोगों का इलाज या बड़े ऑपरेशन हम कर सकें, तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी जो गोपाल जी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शुरू की, वो इसीलिए शुरू की। अब नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं है, लोग प्रसन्न रहते हैं, और व्यापार की हानि हमारे यहाँ इसलिए नहीं होती क्योंकि समृद्धि डेवलपमेंट के कारण रहली विधानसभा में काफ़ी आई है। किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ हम लोगों ने किया है, तो उसके कारण से हमारे बाज़ारों में खुशनुमा माहौल रहता है। ये तो बिल्कुल व्यंग्यात्मक तौर पे मैंने प्रश्न दागा, यदि व्यापारी वर्ग या कोई भी वर्ग नाराज होता तो 71,000 की बहुमत से विजय नहीं होती। अब मैं कुछ पुरानी चर्चा में चाहता हूं कि युवाओं के लिए भी कुछ कंटेंट मिले। मैं चाहता हूं कि कॉलेज से जुड़े कुछ किस्से या कुछ इस प्रकार की चीज़ आपकी कॉलेज लाइफ में। समाज सेवी राजनेता दीपू भैया को समाज सेवा के नाम पे, जननायक के नाम पे सब जानते हैं, लेकिन कॉलेज के समय दीपू भैया कैसे थे, इसके बारे में कुछ आप यदि कहना चाहें। एक आम लड़के का जो कॉलेज लाइफ होती है, वैसी मेरी कॉलेज लाइफ रही। मित्र रहे, कॉलेज आते, जैसे डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से BBA और MBA किया है, तो निश्चित रूप से हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी आना जाना, पढ़ना लिखना वहाँ पर अपने आप में एक बेहतर अनुभव रहा है। और डिपार्टमेंट में जब पढ़ते थे तो मित्र भी बहुत सारे रहे, और एक स्टूडेंट की लाइफ में जिस प्रकार की सारे कहानियाँ किस्से होती हैं वो हमारे जीवन में भी हैं, लेकिन अधिकांश किस्से कहानियाँ ऐसी हैं जिन्हें हम सार्वजनिक नहीं कर सकते वो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं। आप चाहेंगे तो हम ऑफ द रिकॉर्ड निश्चित रूप से आपको उन सारी चीज़ों से शेयर करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा जीवन जिसको आप जब कॉलेज से बाहर निकलते हो, स्कूल से बाहर निकलते हो, तब आपको पता चलता है कि आपके पूरे जीवन का जो गोल्डन पीरियड रहा है, जो गोल्डन पीरियड होता है, वो 11, 12, ग्रेजुएशन और अधिकतम पोस्ट ग्रेजुएशन तक
व्यक्ति अपनी जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है समझ के साथ, वो उस समय में उसके पास रहती है। उसके बाद तो फिर जब आप अपनी स्कूलिंग या मतलब एजुकेशन ख़त्म करते हो तब आपके ऊपर फिर दिमाग पे प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। उसके पहले आपका दिमाग टोटल फ्री होता है, तो हर प्रकार की मस्ती आप उसमें कर सकते हो। तरह तरह के अनुभव, तरह तरह की किस्से कहानियाँ आपके स्वयं के होते हैं और बहुत सारे हैं। हम एग्ज़ाम्स में कई बार बैकलॉग भी लगा, तो उसके लिए भी हम लोगों ने जतन किए, प्रोफेसर्स को भी साधा। कभी कभी इस प्रकार के आए कि कभी कभी तकरार भी बढ़ी यूनिवर्सिटी, और हॉस्टल लाइफ भी हमने जी है। तो हॉस्टल लाइफ जैसी होती है वैसी हम लोगों ने भी जी है, बड़े आनंद के साथ जी है। तरह तरह की किस्से हॉस्टल लाइफ के होते हैं, मज़ेदार किस्से होते हैं। और हॉस्टल लाइफ आपको स्वयं के ऊपर आत्मनिर्भर होना भी सिखाती है। तो ये सब कुछ हमारे जीवन में रहा। और निश्चित रूप से उस समय मेरे पिताजी मंत्री भी बन चुके थे और जब से मैंने होश संभाला तब से विधायक थे, लेकिन इन सारी चीज़ों का असर कभी जीवन में देखने को नहीं मिला। ये कहना, जैसे लोग कहते नहीं है कि मंत्री का लड़का है या विधायक का लड़का है तो हाँ वो सिल्वर स्पून मुंह में लेके हैं या कुछ अलग से, तो ऐसा कभी हमारे परिवार में ऐसे संस्कार हमें दिए नहीं गए कि अलग से। तो एक जो सामान्य युवा का जीवन होता है वैसा जीवन मेरा रहा। राजनीतिक तौर पे भी क्या आप कॉलेज लाइफ में सक्रिय रहे हैं? हाँ बिल्कुल रहा हूँ, क्योंकि अब जो चीज़ ब्लड में है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, उसको आप हटा नहीं सकते। 2003 से जब मैंने अपनी स्कूलिंग पास की थी, फर्स्ट ईयर में था 2003 में बीबीए में, तो उस समय विधानसभा चुनाव आ गए थे। तो यहाँ पर हमने उस विधानसभा चुनाव को कंडक्ट किया, उसमें पार्टिसिपेट किया। और उसके पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा हुआ था। तो यूनिवर्सिटी में और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उस समय इलेक्शन हुआ करते थे कॉलेजेस के प्रेसिडेंट के, उनमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहीं। और उसके बाद सागर यूनिवर्सिटी में जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का समय आया तब हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया। हम लोगों ने भी सभी के साथ मिलकर स्टेट यूनिवर्सिटी से अपग्रेड होकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अपना योगदान दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद कुछ समस्याएं हम सभी लोगों को समझ में आई कि यहाँ पर बुंदेलखंड के छात्रों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए और यहाँ पर जो बच्चों की स्ट्रेंथ थी वो कम हो रही थी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स अलग होते हैं। तो उस समय हमने पूरे बुंदेलखंड के छात्रों को और विभिन्न दलों को, अलग अलग विचारधारा के जो छात्र राजनीतिक दल हैं उनको जोड़कर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा था, हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था, आंसू गैस के गोली भी छोड़े गए थे। ये सारी चीज़ें हुई थी। तो छात्र जीवन में भी छात्र राजनीति से जुड़ा रहा। अनुभव तो सारे ही हो चुके हैं बड़े नेता के, चाहे वो आपको जेल जाना हो या आंसू गैस के हमले हो। तो कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी में है दीपू भैया। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि आने वाले समय में दीपू भैया की दावेदारी भी हो सकती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2024 मतलब लोकसभा चुनाव की बात आप कर रहे होगे। लोकसभा चुनाव के लिए मेरी कोई दावेदारी नहीं है। पूर्व में निश्चित रूप से मुझे लगा करता था कि मुझे भी नेता बनना है या फिर जनप्रतिनिधि बनना है, विधानसभा का लोकसभा का चुनाव लड़ना है। लेकिन जिस पार्टी में मैं हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, और जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पर आए हैं और उन्होंने कई सिद्धांत, कई लक्ष्य पार्टी के सामने रखे हैं, तो उन सारी चीज़ों से मैं भी प्रेरित हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी अन्य कार्यकर्ता का हक मारा जाए। और जो परिवारवाद का जो सिस्टम है राजनीति में, निश्चित रूप से वो भारतीय राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। एट अ टाइम पिता भी चुनाव लड़ रहे हैं, पुत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं, भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, चचा भी चुनाव लड़ रहे हैं, पत्नी भी, भाई पति भी, मतलब एक परिवार में 6-6, 8-8 टिकट बांटने का सिस्टम एक ही साथ पहले पार्टियों में हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन सारी चीज़ों को रोकने का प्रयास किया और धीरे धीरे हमने भारतीय जनता पार्टी में ये सारी चीज़ें खत्म की हैं। परिवार चूँकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और लगातार कई पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उनके परिवारों की चिंता नहीं करते। लेकिन एक साथ 2 टिकट
एक ही परिवार में हम किसी को नहीं देंगे। ये फॉर्मूला, ये सिस्टम, ये लाइन हमारे यहाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। हम चूँकि परिवारवाद के खिलाफ में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान जो परिवार हैं उनके खिलाफ में नहीं है। जी। पिता के बाद अगर पुत्र आना चाहता है तो उसका स्वागत है। पिता के साथ मतलब भाई के साथ अगर भाई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। लेकिन एक साथ जो ये अपनी कंटेस्ट करने वाली जैसे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होंगे तो इसमें हम एक साथ दो लोगों को टिकट नहीं देंगे। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम भारतीय राजनीति में कांग्रेस को देखते हैं जी। तो बहन भी, भाई भी, माता जी भी, सारे लोग और अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इन सारी चीज़ों से अलग है। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने समझी कि एक भारतीय राजनीति के शुद्धिकरण के लिए आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं, तो हम अपने निजी स्वार्थ के लिए देश के इतने बड़े नेता के संकल्प को कलंकित नहीं कर सकते। इतने छोटे स्वार्थ के लिए, हमारे स्वयं के स्वार्थ के लिए इतना बड़ा लक्ष्य हम कलंकित नहीं कर सकते। इसलिए 2 बार से मैं बैक हुआ हूं और 2024 का तो प्रश्न ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसा आदेश करेगी। हम चूंकि जिस पार्टी में हैं यहाँ पर व्यक्ति स्वयं तय नहीं करता, कार्यकर्ता तय नहीं करता, ये पार्टी तय करती है कि किस कार्यकर्ता का कहाँ कैसा उपयोग होना है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये हम सभी प्रत्यक्ष उदाहरण इस बार के चुनाव में भी देख चुके हैं, चाहे वह बात इंदौर की हो, कैलाश जी और आकाश जी की, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि एक ही घर से 2 टिकट नहीं दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं वर्तमान में मुझे लगता है कि इस प्रकार की नीति होना अति आवश्यक है। एक परिवारवाद जो खत्म हो और नए युवाओं को, युवा पीढ़ी के लिए भी मौका मिले, इसके लिए मैं भी इस योजना का समर्थक हूँ। अब भैया मुझे कुछ और बातें याद आती हैं। मैं चाहता हूं कि ये तो राजनीतिक कंटेंट हो गया, लेकिन मित्रों की कितनी अहम भूमिका रही आपके जीवन में, चाहता हूं कुछ इसकी, क्योंकि आप एज ए यूथ आइकॉन के तौर पे प्रोजेक्ट होते हैं। और यहाँ मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मेरा बचपन यही हुआ है, गृहनगर गढ़ाकोटा में ही मैं निवासी हूं। तो मैंने देखा है कि यूथ आइकॉन के तौर पे और हमेशा युवाओं में लोकप्रिय रहे। तो मित्रों की क्या आपके जीवन में भूमिका रही, कुछ उनके क्या योगदान रहे? देखिए, मित्र एक ऐसा रिश्ता होता है जो आप खुद चुनते हो जी। माता पिता आप अपनी मर्जी से नहीं चुनते, आप अपने भाई बहन अपनी मर्जी से नहीं चुनते, आप अपने रिश्तेदार अपनी मर्जी से नहीं चुनते। लेकिन आपके जन्म लेने के बाद जो एकमात्र, एक प्रकार से कहना चाहिए शाश्वत रिश्ता है जी, वो है मित्रता का। जी। मित्र आप अपनी मर्जी से चुनते हो और मित्र कई होते हैं जीवन में। अलग अलग उम्र के पड़ाव पर अलग अलग प्रकार के मित्र बनते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जब आप कार्य करते हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, किसी नौकरी में, किसी उद्योग में, तो वहाँ पर भी आपके तरह तरह के मित्र बनते हैं। लेकिन कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो सारे क्षेत्रों के अलावा आपके जीवन में होते हैं। वो बचपन से या तो आपके साथ होंगे या फिर बचपन के बाद भी कई बार कुछ संबंध कुछ मित्रों से इतने अच्छे बनते हैं कि आप जब उनसे ना मिलो तो आपको बेचैनी का आभास होता है। मित्रों का अहमियत जीवन में बहुत है। मैं सदैव से ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि अगर आपके जीवन में मित्र नहीं है तो आपने कुछ नहीं कमाया। आप दुनिया के सबसे बड़े स्वार्थी व्यक्ति हो अगर आपके जीवन में मित्र नहीं है। और आपका कोई ना कोई राजदार ऐसा होना चाहिए जिसको आपके सारे राज पता हो, वही सबसे अच्छा मित्र है। और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जिसके साथ आप खुलकर हंस सको और खुलकर रो सको, वही आपका सच्चा मित्र है। जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोगों की कमी है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उन लोगों ने जीवन में कुछ नहीं कमाया। अगर आप किसी के साथ खुलकर हंस नहीं सकते, किसी के सामने खुलकर रो नहीं सकते, मित्रता की परिभाषा मेरे लिए यही है। हम अपने माता पिता के सामने, हम अपने भाइयों के सामने, हम अपनी पति या पत्नी के सामने, जो भी जिसका रिश्ता है, ना खुलकर हंस सकते हैं ना रो सकते हैं। मित्र के सामने केवल व्यक्ति अपनी भावनाएं
निसंकोच, बिना किसी चीज को छुपाए हुए, अनफिल्टर्ड। हाँ। और आप कितने भी बुरे हो, आपने कोई सा भी गुनाह किया हो, कितना भी बड़ा पाप किया हो, पहला मित्र तो वही होता है जो इन सारी चीजों से रोके। लेकिन एक आपके मित्र ऐसा भी होगा कि बड़े से बड़े पाप को, बड़े से बड़े अपराध को वह मित्र इतने सहज रूप में कह देगा, चलो यार कोई बात नहीं, हो जाता है, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो इस चीज को ठीक करते हैं। तो मित्रता के ये भाव होते हैं। मेरे जीवन में बहुत मित्र हैं भगवान की कृपा से, और निस्वार्थ भाव से मुझसे जुड़े हुए हैं, राजनीति में होने के बाद भी, और स्कूल टाइम से लेके, कॉलेज टाइम से लेके, राजनीतिक काल के भी बहुत मित्र हैं, बहुत सहयोगी हैं, बहुत कार्यकर्ता हैं। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो मेरे लिए मित्र समान ही हैं। हम हर प्रकार की बातें उनसे करते हैं, सारी चीज़ें हम उनसे साझा करते हैं। ये जो वर्तमान में 9वीं जीत का जो इतना प्रचंड आंकड़ा आप देख रहे हैं, यह उन्हीं मित्रों, उन्हीं कार्यकर्ताओं के कारण ही इतना सारा जो प्यार हमें जनता का मिला है, ये उसी मैनेजमेंट का हिस्सा है हमारे मित्र, हमारे कार्यकर्ता। तो मित्रों की बहुत अहमियत है। हर व्यक्ति के जीवन में मित्र होने चाहिए। ज़्यादा मित्र हों और अच्छी बात है, लेकिन मित्र ना हो ये सबसे खराब बात है, सबसे गलत बात है। फिर आपने जीवन में कुछ नहीं कमाया अगर आपका कोई मित्र नहीं है जिसके साथ आप हंस ना सको, जिसके साथ आप रो ना सको, आपका कोई राजदार ना हो, तो फिर मतलब आपने जीवन जिया नहीं है और आप दुनिया के सबसे स्वार्थी व्यक्ति हो अगर आपका कोई मित्र नहीं है। ऐसा मैं मान के चलता हूँ। भैया एक शेर मुझे याद आ गया, तो होना जीवन में बहुत जरूरी है, रात में महबूब चाय पीने नहीं जाता। तो अब भैया इस बात को अंतिम पड़ाव में है, एक दो प्रश्न और फिर मैं चाहता हूं, आपको भी निकलना है, काफी व्यस्तताएं हैं। मैं अंत में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, काफी सीरियस मुद्दा है, और मैं करीब 8 साल इंदौर में रहा हूं, और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि वर्तमान में इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, और कहीं ना कहीं देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक गौरव का, एक हम बोल सकते हैं कि गौरव की बात है भारत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। विश्व का नंबर 1 देश, भारत में नंबर 1 प्रदेश, मध्य प्रदेश में नंबर 1 शहर इंदौर है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारी विधानसभा में भी स्वच्छता के लिए कुछ इस प्रकार के कदम आपने अभी तक किए, और आगे आपका क्या प्लान है? देखिए, निश्चित रूप से हमारे देश का, हमारे प्रदेश का गौरव शहर है इंदौर जी। इंदौर से बहुत कुछ सीखने का है। मैं भी लगातार इंदौर आता जाता रहता हूँ। धीरे धीरे वहाँ पर लोगों के अंदर ये भावना विकसित हुई है। जब तक लोगों के अंदर स्वभावगत ये चीज़ें नहीं आएंगी स्वच्छता के प्रति, शासन प्रशासन कितना भी प्रयास करे, स्वच्छता संभव नहीं है। शुरू में लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर थोड़ी सख्ती की जा रही है, और कई बार लोगों को लगता है कि ये सख्ती नाजायज़ है जी। चूँकि मैंने भी शुरू में देखा मीडिया के माध्यम से भी कि इंदौर में प्रशासन बड़ी सख्ती के साथ चीज़ों का पालन करवाता था। अगर आपने रूल तोड़ा है तो आपके साथ फाइन भी होगा। कोई व्यक्ति किसी गलत जगह पर, मतलब जहाँ पर उसे अनुमति ना हो, वहाँ पर अगर कोई फल फ्रूट का ठेला या सब्जी का ठेला लगाकर गंदगी फैला रहा है तो बाकायदा नगर निगम की टीम आती थी और उसका ठेला लेकर चली जाती थी। कई बार सामान्य रूप से हम लोगों को ऐसा लगता था कि बड़ी जाति हो गई गरीब व्यक्ति के साथ, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप नियमों में ढिलाई देना जब प्रारंभ करोगे, नियमों को शिथिल करना, कानून को शिथिल करना प्रारंभ करोगे, तो हम भारतीयों का जो स्वभाव है वो हर चीज़ का लाभ लेने का स्वभाव है। हम कानून को तोड़ते भी हैं तो अपने लाभ के लिए तोड़ते हैं। हमें नियम में शिथिलता भी चाहिए तो हमारे लाभ के लिए चाहिए, और वो लाभ उचित है, अनुचित है, नैतिक है, अनैतिक है, ये हम उसमें भेदभाव नहीं करते। वो लाभ है तो हमारा लाभ है, लेकिन इसके कारण से कई बार चीज़ें बिगड़ती हैं। इंदौर में लोगों ने इस चीज़ को समझा। जब नियमों में सख्ती लाई गई, प्रशासन ने सख्ती की, तो शुरू में लोगों को ज़रूर लगा, लेकिन जब लोगों को ये समझ में आया कि ये सारी चीज़ें हमारी बेहतरी के लिए हैं, हमारे गौरव के लिए हैं, हमारे सम्मान के लिए हैं, तब लोगों ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, और स्वयं के व्यवहार में, स्वयं के जीवन में उन लोगों ने उन चीज़ों का समावेश करते हुए उस चीज़ को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया, अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाया कि स्वच्छता हमारी जीवनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। तब जाकर जितना काम हमारे सफाई कर्मी, स्वच्छता मित्र नगर निगम में करते हैं, नगर इंदौर में, उतना ही सहयोग पूरा
इंदौर, पूरे इंदौर वासी उन सफाई मित्रों का करते हैं। ये एक जो कलेक्टिव प्रयास है, इसके कारण इंदौर पूरे देश में नाम कमा रहा है। सेम हम प्रयास चाहते हैं कि हमारे गढ़ाकोटा नगर में, हमारे रेहली नगर में, हमारे शाहपुर नगर में स्वच्छता के प्रति हम लोगों को सचेत करें, जागरूक करें, स्वच्छता उनके जीवन का हिस्सा बनाएं। हमने प्रयास तो शुरू कर दिए हैं। हम जैसे ही हमें कहीं से खबर आती है कि यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर नालियाँ साफ़ नहीं हुई, यहाँ पर रोड साफ़ नहीं हुई, तो लगातार हम नगर पालिका प्रशासन के संपर्क में रहते हैं, वहाँ पर टीम भेजकर करते हैं। ये तो हुआ एक रोज़मर्रा का काम जी, जो नगर पालिका अपने जो रूटीन वर्क है उसमें लिए हुए है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि गंदगी फैले ही ना जी। जो स्वभावगत गंदगी होती है, नालियाँ हैं, ये अलग चीज़ है, रोडों पर गंदगी है, ये अलग चीज़ है। लेकिन कुछ स्वभावगत गलतियाँ हम स्वयं करते हैं। जैसे अगर हम चाट पकौड़े की दुकान हमारी लगी हुई है, खाने पीने की सामान की दुकान हमारी लगी हुई है, या कोई भी, हम सफाई करेंगे तो हम सारी चीज़ें वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। भले ही हमसे 10 कदम दूर पर अगर कोई कचरे का डब्बा रखा है, डस्टबिन रखा है, तो उन डस्टबिनों के हालात भी हमने देखे हैं कि डस्टबिन में कुछ नहीं है और डस्टबिन के आसपास पूरा कचरा फैला हुआ है। मतलब लोगों को इतनी भी आदत नहीं है कि हम सीधा जाके डस्टबिन में वो चीज़ डाल सकें। डस्टबिन तक तो जाएंगे, लेकिन डस्टबिन में डालने की जगह थोड़ी सी मेहनत बचाने के लिए डस्टबिन के बाहर ही वो सारी चीज़ें हम फेंक कर चले आते हैं। ये लोगों को अब मानसिकता बदलने का काम हम लोग शुरू करने वाले हैं। थोड़ी इसमें सख्ती जरूर करेंगे। जो ये सार्वजनिक रूप से गंदगी जो लोग फैलाते हैं उन पर हम थोड़ी सख्ती करेंगे। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, हमारे ऊपर ऐसा किया गया, वैसा किया गया। लेकिन अगर हमें अपने नगर को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छता को अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाना है, तो निश्चित रूप से थोड़ी सख्ती और विशेष रूप से हमें अपना स्वभाव बदलने की आवश्यकता है। और स्वभाव बदलने के लिए लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को आगे की बेहतरी हमारे नगर की कैसे हो सकती है, स्वच्छता से क्या लाभ हैं, ये सारी चीज़ें जब हम लोगों को बताएंगे तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि रेहली विधानसभा क्षेत्र की जनता, हमारे गढ़ाकोटा नगर की, रेहली नगर की, शाहपुर नगर की जनता बड़ी ही विद्वान है, बुद्धिमान है, सेंसिटिव है। तो ये सारी चीज़ें वो समझेंगी और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में स्वच्छता की दृष्टि से जब भी ये सर्वेक्षण होंगे उसमें हम और बेहतर स्थिति अपनी कर पाएंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यह हमारी जिम्मेदारी है। भारत के संविधान में 2 चीजें दी गई हैं, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स। तो राइट्स के बारे में तो सब झंडा उठा लेते हैं कि हमारा ये राइट है, लेकिन जब ड्यूटी की बारी आती है तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। हमारा ही ये कर्तव्य है। भैया, मेरी अधिक ऑडियंस इंदौर साइड, मालवा उस प्रांत से है, तो हमारे बुंदेलखंड का एक वार्षिक गौरव, एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव जो हम यहाँ पर बनाते हैं, मेला रहस्य, जो काफी समय से हमारे इधर प्रचलित है। तो मैं चाहता हूँ उस ऑडियंस तक मेला रहस्य की कुछ बातें, कुछ चीजें उन तक पहुंचे। यहाँ का जो एक गौरव है, एक यहाँ का वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है मेला रहस्य, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, जो हमारा रहस्य मेला है ये अभी का नहीं है, ये सैकड़ों वर्ष पुराना है। हमारे यहाँ के राजा हुए महाराजा मर्दन सिंह जूदेव जी, जो हमारे गढ़ाकोटा नगर के महाराज थे। उनका जब राज्यारोहण हुआ, मतलब राज्याभिषेक हुआ, तो उन्होंने अपने राज्याभिषेक के उत्सव के रूप में एक मेला लगवाना शुरू किया था, जो बसंत पंचमी से शुरू होता है और रंग पंचमी तक चलता है जी। तो ये जो उस समय मेला लगा करता था, तो उस समय पशु मेले के रूप में यह मेला शुरू हुआ था और हजारों की तादाद में पशुवंश, गौवंश यहाँ पर बिकने के लिए आते थे और हजारों की तादाद में उनके साथ लोग भी यहाँ पर आते थे। उस समय कहा जाता है कि मेले में हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, गाय, जितने भी प्रकार के ये जो पशु होते हैं जो विक्रय के लिए हो सकते थे, वो सब आते थे। तो उस धीरे धीरे उस मेले का स्वरूप थोड़ा ख़त्म हो रहा था, क्योंकि अब गौवंश का उतना काम खेती किसानी के भी मध्य रह नहीं गया था, इसलिए लोगों का ये जो विक्रय का काम है वो कम हो गया था। हाथी घोड़े तो अब आप कहीं देखते नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें कम हो रही थी। जैसे ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मेरे पिताजी भैया गोपाल भार्गव जो इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हैं वो मंत्री बने, तो उन्होंने इस विरासत को और ज़्यादा विकसित करते हुए इसी मेले के मध्य
कभी 3 दिवसीय, कभी 5 दिवसीय, कभी 1 हफ्ते का एक लोकोत्सव का कार्यक्रम, प्रादेशिक स्तर का लोकोत्सव कार्यक्रम रखना शुरू किया, जिसमें लोकोत्सव कार्यक्रम में हमारे पूरे मध्य प्रदेश के तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग करते थे। उसी में हम लोगों ने रात में हमारे यहाँ का जो परंपरागत लोक नृत्य है राई, उसको भी बड़े बृहद स्तर पर हम लोगों ने करने का काम किया। 101 जो हमारे नर्तकियाँ कलाकार होते थे, उनके नृत्य राई के होते थे। तरह तरह की जो वाद्य यंत्र पार्टियाँ हमारे गांव-गांव में सोबत जिसको अपन कहते हैं वो आती थी। रात भर मतलब 3-3 4-4 दिन रात में ये कार्यक्रम लगातार चलते रहते थे। उसके साथ हम लोगों ने फिर इसमें लोगों को सुविधाओं देने का कोई जो ऐसा लोक कल्याण शिविर के माध्यम से हम लोगों ने शुरू किया। दिन में लोक कल्याण शिविर चलते थे। हमारे प्रदेश सरकार के जितने भी विभाग रहते थे उनकी सारी योजनाओं का लाभ एक ही पंडाल के नीचे, एक ही प्रांगण में लोगों को मिलने का काम शुरू हुआ। तो ये एक प्रकार से हम लोगों ने जन कल्याण, लोक कल्याण और मनोरंजन का जो समागम करके लोकोत्सव का कार्यक्रम हम लोगों ने प्रतिवर्ष जो आयोजित किया, इसने बुंदेलखंड के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग छवि बनाई। बड़े बड़े राजनेताओं की शिरकत रहस मेले के माध्यम से हमारे यहाँ हो चुकी है। प्रदेश के हों चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, सभी लोगों की शिरकत हमारे यहाँ होती है। और जब बड़े नेता आते हैं तो क्षेत्र के लिए भी कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप योजनाओं की घोषणा यहाँ पर करके जाते हैं। ये सारी चीज़ों का लाभ हम लोगों को यहाँ पर मिला है। रहस मेला वास्तव में हमारे इस पूरे मध्य प्रदेश का और ख़ासतौर से बुंदेलखंड का एक बहुत ही स्थापित प्राचीन मेला है। और जब तक हम लोग सक्षम रहेंगे, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इस मेले के जो गौरव है, जो इस मेले का इतिहास रहा है, उसको हम संजो कर रखें और उस गौरव को बढ़ाने का काम करें। जी, निश्चित तौर पे मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं और भैया की तरफ से मैं ये आमंत्रण दे रहा हूं कि बाहर के लोग भी आकर यहाँ पे देखें। और हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर आसपास के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली भर के यहाँ पर संख्या में लोग आते हैं और देखते हैं। अंतिम प्रश्न, संवाद विद तेज चौबे के साथ वार्तालाप करके आपको कैसा लगा? पहले तो तेज, तुम छोटे भाई हो और तुम्हारी उन्नति देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और मैं भगवान श्री गणेश जी से, महाराज से सदैव यही कामना करूंगा कि आप दिनों दिन तरक्की करें। चूँकि आपने साहित्य को चुना है अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान गणेश जी के साथ माँ सरस्वती की भी कृपा रहे, मैं ऐसी कामना करूंगा। और संवाद करके ये जो आपका चैनल का नाम है, निश्चित रूप से आप तरह तरह के व्यक्तित्व के लोगों से संवाद स्थापित करें। आपका यह चैनल लोगों के मन तक, लोगों के हृदय तक अपनी पहुंच बनाए। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कभी कभी बड़ी आसानी से हम लोगों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं और कभी कभी बड़ी मशक्क़त के साथ हमें अच्छा कंटेंट होने के बावजूद भी उतनी रीच नहीं मिलती। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि रीच की चिंता मत कीजिएगा। कंटेंट आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक चीज़ों में आप कभी मत जाइएगा। दुनिया को नकारात्मक चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा घेरे हुए हैं लोगों में, लोगों के मन में नेगेटिविटी वैसे भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे केवल यही निवेदन करूँगा कि जीवन में जितना हो सकारात्मकता को फैलाने का प्रयास करना। आपका ये जो चैनल है, ये मसाला चैनल नहीं बनना चाहिए। ये अच्छे कंटेंट हों, दुनिया में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हम प्रदर्शित नहीं कर पाते। मैं चाहूँगा कि संवाद के माध्यम से लोगों के बीच की अच्छाई, समाज के बीच की अच्छाई, व्यक्तियों की अच्छाई आप जनता तक लेकर जाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। एक और छोटा सा फेवर चाहूँगा, आपके द्वारा यदि अपील हो जाएगी कि यहाँ की जनता हमें प्यार दे, आपके द्वारा यदि अपील हो जाएगी फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक की, तो बड़ा बहुत उचित रहेगा। हाँ, मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो तेज है, इसने बड़ी मेहनत के साथ हमारा यह चैनल बनाया है संवाद, और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर निश्चित रूप से आप इन्हें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के माध्यम से इन्हें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मेरी
तेज के लिए और संवाद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे संवाद विद तेज चौबे। जय हिंद, जय भारत।